अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट सैर सलीम और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हेल्थ का तड़का। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ हिना, जो कि शेफ़ होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त भी हैं और हमेशा बड़े ज़बरदस्त से खाने आपके साथ शेयर करती हैं, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हैं। और आज की इस एपिसोड में भी बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत डिफरेंट रेसिपी होगी बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड इट बिफोर। और मैं देख रही हूँ कि कॉम्बिनेशन जो है होने लगा है चावलों का, पालक का, दही का, साथ में बीफ रखा हुआ है। तो आई डोंट नो व्हाट शी इज़ अबाउट टू मेक। सबसे पहले तो हिना वेलकम, एंड मुझे ये बताएं कि क्या बनाने लगी हैं आज आप। देखो ना सहरिश, पालक के साथ आज हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव तो हर तरह के बनते हैं, चिकन का, बीफ का, मटन का, बिरयानियाँ। लेकिन जब सब्जियों की बात आ जाती है तो बच्चे भागते हैं सब्जियों से। हर घर का मसला ही है, मेरा, आपका, सबके घरों का, कि बच्चे नाक चढ़ाना शुरू हो जाते हैं। आदत ही डालते ना हम असल में। तो बच्चों को कुछ चीज़ों को छुपा के, बहला फुसला के, कुछ रंग बिरंगा करके खिला देते हैं तो वो खा लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनको फ़ायदा भी मिलता है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी होती हैं। तो जो मैंने आपको पहले कहा कि आज हम पालक से पुलाव बनाएंगे। ये बहुत हल्का फुल्का सा पुलाव है और इसमें बहुत ज़्यादा भी सामान नहीं है। वही बेसिक चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं, हमेशा जो मैं बोलती हूँ। और चिकन से हमने जान छुड़ाई है आज हम चिकन की जगह बीफ के साथ इस पुलाव को बनाएंगे। अगर आप चाहें तो बीफ ना भी इस्तेमाल करें, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चिकन भी कर सकते हैं इस्तेमाल। और चाहे तो ना, दोनों चीज़ें ना इस्तेमाल करें, सिर्फ आप पालक के साथ ही इस पुलाव को बनाएं। बड़ा हल्का फुल्का, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसको आप गर्मियों में रायते के साथ, दही के साथ खाइए और साथ में लस्सी का एक ग्लास हो ठंडा सा। ऑलरेडी मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना। हिना, मुझे थोड़ा सा ये ब्रीफ करें कि आपने यहाँ पे जो बीफ रखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपने फ्राई किया हुआ है या क्या किया है? इसको फ्रीज किया हुआ था, क्या हुआ है? सहरिश, मैंने इसको बॉयल किया है, इसलिए बॉयल किया क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा लिमिटेड होता है। लेकिन जब आप घर में बनाओगी या मैं बनाऊँ या आप लोग बनाएं, तो आपने हमेशा की तरह उसी तरीके को फॉलो करना है जैसे हम आम घरों में करते हैं कि सबसे पहले ऑयल डालते हैं, उसमें प्याज ब्राउन करने के साथ साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। फिर आपने बीफ को उसके अंदर डाल के पकाना है, इतना पकाना है कि वो नरम हो जाए, गल जाए। हमारे पास वक्त कम होता है तो हम इसलिए थोड़ा सा एडवांस काम करके रखते हैं। टाइम कम होता है और मुकाबला बहुत सख्त होता है। अच्छा, बीफ है या चिकन है, आपकी मर्जी, आपने किस कट्स में लेना है, हड्डी के साथ लेना है, बगैर हड्डी के लेना है, बीफ आपने किस शेप में लेना है। मैं ये जो बीफ के आपको पार्ट छः नजर आने, मैं इनको थोड़ा सा छोटा करूँगी ताकि वो बाइट साइज हो, खाने में आसानी हो जाए। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर है ऑयल, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, यानी कि जिस हिसाब से आप चावल बना रहे हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 गिलास चावल हैं, मैंने ये वाला मग यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर ये जो बीफ लिया हुआ है ये 1 पाव है और इसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। लेकिन आपने बॉयल नहीं करना। मेरे पास 1 कप ऑयल है, यहाँ पे मेरे पास 1 प्याज है जिसको मैंने ब्राउन एडवांस में कर लिया, जल्दी की वजह से कर लिया। अदरवाइज तो जब घर पे बनाएंगे तो आपने ऑयल डालना है देश की में और फिर प्याज ब्राउन करने हैं। उसके साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट है यहाँ पर, वो आप डालेंगे। फिर आप बीफ डालेंगे और इसमें पानी ऐड करके आपने इसको इतना उबालना है कि वो अच्छे से नरम हो जाए, जिस तरह की एक बेसिक रेसिपी होती है। और मेरे ख्याल में सारे लोग ही बना रहे होते हैं पुलाव, बाकी चीज़ें तो सेम है, लेकिन जो चीज़ एक्साइटिंग है या जो चीज़ थोड़ी इनोवेटिव होगी, दैट इज़ प्लेइंग विद पालक। वो स्पिनच के साथ आपने जो एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, बिकॉज आई हैव ऑल्सो ईटन वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव हम सब ने ऑलमोस्ट खाया हुआ ही होता है घरों में। अक्सर मुर्गी या गोश्त अगर लोगों को नहीं पसंद तो वो वेजिटेबल पुलाव की तरफ चले जाते हैं, बट मैंने कभी भी पालक वाला पुलाव नहीं खाया है। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, सो आई एम डेस्परेटली वेटिंग हिना कि ये व्हाट वुड बी द आउटकम। और इसको ज़ुमुर्द भी शायद इसीलिए कहते हैं, ग्रीन कलर की वजह से। इसका नाम भी ज़ुमुर्द, और ये बड़ा फेमस पुलाव है। ये आप अगर सर्च करें तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, बड़ा यूनिक स्टाइल से डिफरेंट लोग बनाते हैं इसको।
तो हम जो है वो सबसे आसान तरीका लेकर आते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में इसलिए भी आसान तरीका लेकर आया जाता है ताकि मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो आपको कोई भी रेसिपी को बनाते वक्त, क्योंकि आप प्रोग्राम तो देख रहे होते हैं लेकिन आप देखते हैं अच्छा यार ये फ़लाँ चीज़ हम अब लेने जाएंगे, फ़लाँ लेने जाएंगे, तो उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, फिर हम और हम रेसिपी भूल जाते हैं, हमारा दिल उठ जाता है कि हम ये रेसिपी ना बनाएं। तो मेरा मकसद ये होता है कि इस प्रोग्राम में हम वो चीज़ें बनाएं जो कि आसानी से घर पे अवेलेबल हों, और नहीं है तो हम वो ग्रॉसरी जब हम करते हैं तो हम उसमें वो चीज़ें लाते हैं तो हम वो उसको उस टाइम पर इस्तेमाल कर सके, ज़्यादा तगोदो ना करनी पड़े, हम कोई जुगाड़ कर सके। हाँ जुगाड़ तो बहुत ज़रूरी है, और हमारे बजट में भी हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना बन जाए। तो पालक जो है वो मैंने बॉईल करके रखी है। जब हम बीफ को गलाने के लिए रखेंगे तो मैं साथ ही थोड़ा सा इसमें से गरम मसाला भी इस्तेमाल करूँगी। ये पुलाव स्पाइसी नहीं होता, बहुत ही हल्का फुल्का सा होता है, तो इसमें मैं हल्का सा ये गरम मसाला ऐड करूँगी क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं तो हमें थोड़ा सा स्पाइस की आदत होती है। अच्छा, ये तेज पात है या करी पत्ता है? ये तेज पात है ना? है, हाँ, बे लीफ। मैं हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हूँ, करी पत्ता में और तेज पात में। अच्छा, इन्हें मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पे आप करी पत्ता नहीं यूज़ करी, करी पत्ता भी यूज़ किया जा सकता है या नहीं? करी पत्ता तो बेसिकली देखो ना, टेम्परिंग के लिए यूज़ होता है, तड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और ड्राई हम करते नहीं, हम फ्रेश ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला इस्तेमाल किया क्योंकि ये गरम मसाला अमूमन मौजूद है। अगर करी पत्ता मौजूद है आपके पास तो फिर आप बेशक फ्लेवर के लिए इसमें इस्तेमाल करें, ज़्यादातर दाल के तड़कों के लिए उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, ठीक है, पुलाव के लिए नहीं। बाकी मेरे ख्याल में बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, हरी मिर्च, दही वगैरह। अच्छा, एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हेल्थ का तड़का में हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक भी हों, और सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करें। यहाँ पे स्पिनच यानी पालक के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इट इज़ फुल ऑफ आयरन। वो लोग जिनका HP कम है, दे कैन लाइक कंज्यूम इट अ लॉट, और उनको एकदम फ़र्क महसूस होगा। और इवन इसका जो पानी है उबाल के वो भी पिया जाता है आपके मैदे की सफाई वगैरह के लिए। सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। आप बल्कि अगर बच्चे नहीं खाते आपके घर में शौक से, एंड यू रियली वांट कि उनका जो है ब्लड लेवल जो है इंक्रीज़ हो, सो दिस इज़ समथिंग कि आप एक पुलाव बना के और उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इवन कुछ लोग पकौड़ों में भी डालते हैं इसको। हाँ, और मैं इंशाल्लाह जब कोई इंग्लिश रेसिपी बनाऊंगी तो मैं आपको पालक के साथ एक और बहुत मज़े की एक इंग्लिश रेसिपी सिखाऊंगी जो इतनी मज़ेदार होती है कि मेरा अपना दिल चाह रहा है खाने को कि वो बहुत मज़ा आता है। आई मीन इतनी क्रीमी होती है कि आप बस उसको ऐसे ही खाते हैं किसी भी स्टेक के साथ या चिकन रोलाट के साथ, और बहुत मज़े की लगती है। ओके, मेरे ख्याल में लेट्स कम बैक टू दिस रेसिपी बिकॉज आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस वन। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही थी आपको, बीच में बात रह गई थी कि ये पालक मैंने बॉईल की हुई है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको पालक बॉईल नहीं करनी पसंद तो आप इसको हल्का सा ऑयल में सौते कर लो, लेकिन आसानी होती है जब हम थोड़ा सा बच्चों वाले घरों में हमें आसानी की आदत होती है कि जल्दी जल्दी काम निबट जाए और बाकी भी चीज़ें देखनी है, तो पालक एक तरफ बॉईल करने रख दीजिए, एक तरफ आपने इसको बाकी चीज़ों को प्रोसेस कर ली। तो मैंने पालक बॉईल की है और मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ठीक है, इसको मैं थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लूँगी। वैसे तो मेरे पास ये जो गोश्त जो मैंने उबाला था इसी का अपना स्टॉक है, क्योंकि हम हमेशा पुलाव उसी के ही स्टॉक में बनाते हैं ना। इसको क्या हम ग्राइंड करने के अलावा क्या हम जिस तरह अक्सर लोग घर में एक जो कन्वेंशनल वेज होते हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या हम इसको जिस तरह लंगरी में या फिर इवन के जब हम इसको उबाल रहे हैं तब भी कुछ लोग इसको साथ साथ वो कर रहे हैं, गोटा लगाते हैं, उस तरह भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। प्लस मुझे एक और चीज़ याद आई थी जो बिल्कुल अभी मेरे जहन से निकल गई, थोड़ी देर तक मैं आपसे वो सवाल भी पूछती हूँ। सो अभी मुझे ये बताएं कि कहाँ से आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हाँ, द क्वेश्चन वॉज कि इसका पानी आपने सारा निकाल दिया क्योंकि पानी में कड़वाहट होती है, मैंने आउट कर दी है, वो आप निकालना है, वो आपने, ओके ठीक है। और इसको धोना बहुत अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर रेत और किरक जो होती है वो भी निकल जाए। तो बस बहुत आसान तरीके है। पालक को हमने बॉईल किया, हम इसको ग्राइंड करेंगे और उसको एक साइड पे रखेंगे, फिर हम प्याज ब्राउन करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, उसमें हम बीफ ऐड करेंगे। बीफ ऐड करने के साथ में तमाम बाकी जो मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड के कितना आपको पसंद है तो हम उसके लिहाज से डालेंगे, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप थोड़ा सा इसको हल्का ही रखें तो अच्छा है। फिर हम साथ में ही डाल देंगे पालक और फिर हम डालेंगे चावल, और ये जो हमने स्टॉक रखा है ये हम डालेंगे। जैसे हमारे घर में बनता है जितने ग्लास चावल हैं उससे डबल हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंट है भी और डिफरेंट नहीं भी, डिफरेंट ज़मुर्द है ना, इजी बट येट इट इज डिफरेंट। अभी जो है हिना आप प्रोसेस मेरे ख्याल में स्टार्ट करें। मीनवाइल देयर इज अ क्वेरी जो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछी है एंड आई नीड टू डिस्कस इट विद वजीहा, तो मैं वजीहा के पास जाती हूँ, उनसे वो चीज़ डिस्कस करती हूँ एंड आई होप कि जल्दी ही ये पुलाव भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें।
हेलो, कैसी हो? मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? मैं ठीक हूँ और मीटिंग अच्छी रही, काफ़ी प्रोडक्टिव थी। अच्छा, आज जो है हिना बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी बना रही हैं, ज़ुमुर्द पुलाव। और मैंने तो पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, पता नहीं तुमने खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ? नहीं यार, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया हुआ। इवन कि हम बाहर भी कितने रेस्टोरेंट्स ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ये वाली डिश ना, ये बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा, तुम्हारे लिए सबसे एक्साइटिंग बात पता है क्या होगी? कि इसमें पालक डल रही है। कि अभी हम लोग बात कर रहे होते हैं जब भी हेल्थ के बारे में और वो सब, तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि पालक कितनी ज़रूरी है। अच्छा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मतलब एक चीज़ जो होगी वो ये होगी कि इसमें पालक भी डल रही है। और हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि पालक कितनी जो है हेल्दी है और बच्चों को खाने में कितने प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट वे जिससे बच्चे इसको बहुत आसानी से खा सकेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सैरिश। और पालक जो है उसका टेस्ट वैसे ही बहुत मज़े का है और मुझे पसंद भी बहुत है पालक। और फ़ायदे नो डाउट, और हमने इसकी कितनी डिस्कशन भी की है और आई थिंक लोगों को इसका आइडिया भी है कि पालक की जो फ़ादियत है तो वो एक इंजॉयमेंट भी है, मज़े का मज़ा है खाने का, और साथ में हेल्थ भी। लेकिन ऑब्वियसली बच्चों को इतना मज़े का नहीं लगता, वेजिटेबल से वो वैसे ही भाग रहे होते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू उनको ऐसी रेसिपीज़ बताएं जिसको वो ईजीली खा सकें और इन्जॉय भी कर सकें। अच्छा खैर, लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो पालक नहीं है, बल्कि हमारा मेन टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है, इमोशनल डिपेंडेंसी का। कि बहुत सारे लोगों की ये एक सवाल था कि हम लोग हमेशा लाइफ में किसी भी स्टेज पे हों, बच्चे तो चले होते ही हैं, इमोशनली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने सिबलिंग्स पे, या फिर इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स वगैरह पे, या सोशल सर्कल जो भी है उनका। लेकिन अगर बात की जाए एडल्ट्स की, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो किसी एक बंदे के साथ, या फिर एक नहीं, या फिर अगर उनका एक स्पेसिफिक एक सर्कल है, तो वो इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंड करने लग जाते हैं कि अगर उनसे वो एक स्पेसिफिक बंदा थोड़ा भी दूर हो जाए या वो एक सर्कल उनसे कट जाए, तो वो उनको लग रहा होता है कि वी वुडंट बी एबल टू कोप विद इट, हम जिंदा ही शायद नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले तो वजह इसके बारे में बताओ कि क्यों इतनी ज़्यादा हम डिपेंडेंसी शो करने लग जाते हैं, क्यों इतना डिपेंड होने लग जाते हैं, इन हाउ टू डील विद इट। बिल्कुल ऐसा ही है, स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे मीडिया, जहाँ पे मैसेजिंग और मैसेंजर का इतना यूज़ हुआ, इसके बाद ये डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। वर्चुअली जो है आप चीज़ों पे शिफ्ट कर गए हैं, तो वो इमोशनल डिपेंडेंसी अब बहुत देखी गई है। इवन कि बहुत सारे आर्टिकल्स और रिसर्चेज इसके ऊपर अब पब्लिश हुए हैं और इसके ऊपर बहुत इसके नुकसानात बताए गए हैं। अच्छा, इन जनरल जो है ये जो डिपेंडेंसी देखी गई है, ह्यूमन की एक इंस्टिंक्ट है, एक नेचर है डिपेंडेंट होना, ठीक है। वो अटैचमेंट जो है ह्यूमन की नेचर में है। लेकिन ये अटैचमेंट जो है, या दो ही चीज़ें हैं, एक्सट्रीम्स की तरफ है, या तो इंसान बहुत ही डिटैच देखा गया है, या तो एक्सट्रीम किस्म की डिपेंडेंसी देखी गई है। उस डिपेंडेंसी में एक पर्सन की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी अपनी चॉइसेस, उसका अपना लाइफस्टाइल, उसके अपने थॉट पैटर्न्स, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं और वो जो लाइफ का एक साइकिल होता है वो बहुत हद तक जो है ख़राब हो जाता है। इमोशनल डिपेंडेंसी की जहाँ बात करते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि एक इंसान जो है वो, इट डिपेंड्स, इमोशनल डिपेंडेंसी आप किसी जानवर के साथ भी हो सकती है, बर्ड्स के साथ जैसे बच्चों की हो जाती है। अब ये डिस्टर्ब तब होती है कि जब ये जो डिपेंडेंसी है ये एक लेवल क्रॉस कर जाए। आप जो है ऑल द टाइम पूरे दिन में जो है उसी पर्सन के हवाले से सोच रहे हैं, या आप पॉजेसिव हो रहे हैं, आपके अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी डेली लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि आपकी अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर देती हैं और ये फिर ख़त्म नहीं होती है। इसको ख़त्म करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लोग लेते हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अभी तुमने जिक्र भी किया अबाउट
अबाउट सोशल मीडिया एंड ऑल, तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एक नया एक ये एरा है, इसमें पहले तो ये होता था कि लोग अपने फैमिलीज़ के साथ एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड होता था और फैमिलीज़ के साथ ही उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन भी हो रही होती थी, बहुत ज़्यादा रिलाई भी फैमिली के ऊपर ही कर रहे होते थे, तो वो इतनी ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहे होते थे क्योंकि उनको एक वो मिल रहा होता था, एक सारा जो है प्यार भी, मोहब्बत भी, रिस्पेक्ट भी। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का एक एरा आया है और हम लोग अनजान लोगों से इन कांटेक्ट होना शुरू हो गए, तो लोग मैसेजेस के थ्रू भी दूसरे पे इतना डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि वो अपनी फैमिली से कट के रह गए हैं। वो अपनी फैमिली के पास नहीं जाके बैठेंगे, अपने बाहर इस तरह सर्कल में कोई फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, बल्कि ऑल द टाइम दे वुड बी क्लिंगिंग ऑन देयर फ़ोन या फिर अपने गैजेट्स पे वो अटके हुए होंगे और वहीं पे उनके जो दोस्त होंगे उन्हीं के साथ वो बातचीत भी करेंगे। एंड एट सम मोमेंट अगर वो दोस्त उनसे कट जाते हैं तो वो एकदम से शैटर्ड भी हो जाएंगे और इवन के कुछ केसेस में तो इतनी एक्सट्रीम वो चीज़ हो जाती है कि वो लोग सुसाइडल थॉट्स तक चले जाते हैं। सो व्हाई इज़ दैट सो? एग्जैक्टली क्योंकि इसके सबसे बड़ी मेन रीज़न तो ये है कि ये रिलायबल एक सोर्स नहीं है। सोशल मीडिया बिल्कुल भी एक रिलायबल सोर्स नहीं है। इसमें जो है आप बिल्कुल एक आर्टिफिशियल एक डिपेंडेंसी बना रहे होते हैं, आर्टिफिशियल रिलेशन बना रहे होते हैं जिसकी कोई बेस नहीं होती है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना हो। और ये देखा गया है कि क्योंकि आप अपनी पूरी पर्सनालिटी पोर्ट्रे नहीं कर पाते सोशल मीडिया पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है बहुत जल्दी और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये डिपेंडेंसी ब्रेक भी कर दी जाती है। लेकिन ब्रेक करने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कई सालों तक रहते हैं। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसमें 3 साल 4 साल 5 साल के रिलेशंस देखे गए हैं, और जब वो उनका रिलेशनशिप जो है बनता है, जब वो आप एक शादी का एक सेटअप में जाते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो जो एक सेटअप होता है वो एक रिलायबल सोर्स नहीं होता है। नो डाउट कि जैसे हम ये सोर्स हमारे लिए तब रखा गया है कि हमारी मजबूरी, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके बच्चा बाहर गया है, आप दूर हैं, तो वीडियो कॉल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू आप इन टच हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ इसी पे रिलायबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। और अब ये ज़्यादा कट ऑफ वाले सीन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ये भी मैं चीज़ देखती हूँ कि 100 में से अगर कोई एक केस सामने आता है तो उसको बस उठा देते हैं। तो नहीं, सोशल मीडिया का जो सोर्सेज हैं वो रिलायबल भी हैं, लेकिन हम उसके नुकसानात नहीं देखते हैं। और इसके नुकसानात मैं क्लिनिकल अगर बात करूँ तो क्लिनिकल उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट सामने आए और लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और एक और बात जहाँ पे जो तुमने खुद मेंशन की है विजया, कि हम जो रिलाई करने लग जाते हैं इतना ज़्यादा, जब हमारी सोशल मीडिया पे किसी बंदे से बात हो रही है या हम इवन के जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, एंड व्हेन दे आर टॉकिंग ऑन द सोशल मीडिया या वो फ़ोन के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं, तब तक तो उनका एक बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। बट द डे दे गेट मैरिड एंड दे गेट लाइक वो एक साथ रहना शुरू होते हैं, तो तब उन्हें पता चलता है कि ये वाली चीज़ें, ये वाली पर्सनालिटी तो इस बंदे की थी ही नहीं। वो एकदम उनका वो जो ऑरा होता है वो ब्रेक हो जाता है, उनकी एक जो परसेप्शन बनी हुई होती है फॉर दैट पर्सन, तो वो एकदम से ब्रेक हो जाती है। अब मुझे ये बताओ कि दिस इज़ समथिंग, ये तो एक पूरा एक टॉपिक हो जाएगा जिसमें हम बात करेंगे भी, लेकिन अभी इसका सबसे आसान हल क्या हो सकता है कि व्हेन यू आर लाइक थिंकिंग टू गेट मैरिड टू समवन और आप उससे फ़ोन पे और इसी तरह बात कर रहे हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस में आपका एक रिलेशनशिप भी है एंड यू आर लाइक विलिंग टू गेट मैरिड, तो वहाँ पे आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से यू गेट टू नो द रियल पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, या आपका अपना जो दिमाग में एक पर्सनैलिटी आप बना देते हैं वो बाद में ब्रेक ना हो? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी चेक रखा जाए, ठीक है। आप अपनी और दूसरे की भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत ओपनली शेयर करें और पूछें, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये भी चीज़ देखिए कि कंप्रोमाइज़ के ऊपर बात की जाती है कि ये है तो बाद में इस पर कंप्रोमाइज़, लेकिन बाद में नहीं होता है। तो ये वैसे भी अगर सोशल मीडिया की ना भी बात करें, इन जनरल भी जब आप रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हैं वहाँ पर होता ही है कि शुरू में तो आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपको वही चीज़ें इरिटेट करती हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि आप एक चीज़ को एक लॉन्ग रन में पेशेंस नहीं रख सकते हैं या कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप उन वॉल्स को गिरा के फिर बनाना शुरू करते हैं तो वो बाउंड्रीज नहीं बनती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखे गए हैं। एक तो ये चीज़ है कि जब हम कोई भी रिलेशन किसी के साथ भी, इवन के फ्रेंड के साथ भी रखें, हम उनकी बाउंड्रीज को देख लें कि क्या वो मैच कर रही हैं, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें इमोशनल बेसिस पे कर रहे होते हैं जो बाद में बहुत बुरी तरह ब्रेक होती हैं। वो ब्रेक तभी होती हैं बिकॉज हमने शुरू में रियलिटी चेक नहीं रखा होता है। तो रियलिटी चेक सरिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी।
ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था अबाउट दिस थिंग कि क्या लगता है कि ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो ये फेस करेंगे इमोशनल डिपेंडेंसी, या फिर एक्सट्रोवर्ट्स भी इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं? Yes, this is most important thing because extrovert जो है ना उनका सर्कल बहुत बड़ा होता है और इंट्रोवर्ट का सर्कल जो है वो बहुत शॉर्ट होता है और वो बहुत पिकी और बहुत चूजी होते हैं। प्लस एक्सट्रोवर्ट्स एक्सप्रेसिव भी होते हैं। एग्जैक्टली और वो जब एक बार किसी से अपनी बात कोई चीज़ डिस्कस करें या किसी रिलेशन में आ जाएं या किसी फ्रेंडशिप की भी अगर बात करें, घर के सर्कल के अंदर भी बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, वो डिपेंडेंसी एक लेवल तक चली जाती है कि बाद में वो उसको कोप नहीं कर पाते। तो ये स्पेशली इंट्रोवर्ट सोशल मीडिया का भी यूज़ एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं, अपने रूम्स में ही रहना, वो वर्चुअल जो है फ्रेंडशिप रख ली है, वहाँ पे फ्रेंड्स बना ली हैं मैसेजेस पे। अब वो क्या चीज़ है कि वो एक बिल्कुल इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो इमेजिनेशन से जब रियलिटी में आते हैं तो देन उसके बाद वो डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन, इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। इवन कि इनकी फिजिकल हेल्थ गिर जाती है, खाने की रूटीन, सोने की रूटीन, हर तरह की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो जहाँ तक हम पर्सनालिटी टाइप्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट भी नो डाउट वो इन चीज़ों को फेस करते हैं। बहुत सारे केसेस भी हम इस तरह के देखते हैं कि एक्सट्रोवर्ट का क्योंकि सर्कल बड़ा होता है तो इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के साथ भी आपकी हो सकती है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे कोई भी पर्सनालिटी टाइप हो। डिपेंडेंसी का कोई पैटर्न नहीं है, आपको कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। एज आई सेड कि वो किसी जानवर के साथ भी हो सकती है, इवन कि आप अपनी चीज़ों के साथ भी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अगर हमने ये रिंग नहीं पहनी है तो वो भी वो फील कर रहे होते हैं कि उस दिन डिस्टर्ब होते हैं कि मैं कहीं से लेके आऊँ। कुछ लोग तो ऑल द वे जाके वो अपनी चीज़ लेते हैं, कोई घड़ी है, कोई लॉकेट है। तो ये चीज़ें भी देखी गई हैं कि जो ऑब्सेशंस हैं ये अच्छा, एक और चीज़ सेरिश जो मैं यहाँ ऐड करूँगी कि इमोशनल डिपेंडेंसी इमोशनल अब्यूज़ में चेंज हो जाती है। ये इमोशनल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है क्योंकि जिस पे आप डिपेंडेंट हो रहे होते हैं वो पर्सन उसका फ़ायदा भी ले सकता है। वो स्पेशली जो है रिलेशनशिप के अंदर ये बहुत चीज़ें देखी गई हैं कि एक पार्टनर जो है अगर डिपेंडेंट है तो जिस पे डिपेंडेंसी की गई है वो पार्टनर मैनिपुलेटिव हो जाता है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है। तो डिपेंडेंसी वही जैसे मैंने मेंशन किया कि अपनी ज़ात की नफ़ी हो जाती है, आप अपनी आइडेंटिटी को क्रॉस कर देते हैं और फिर डेफिनेटली ना सेटिस्फेक्शन है, ना हैप्पीनेस है, ना आपको कोई फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। और आप इतने डिपेंड हो जाते हैं कि दूसरे के बिल्कुल आप उसके सांचे में ढलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली, और आप ऑल द टाइम इसी फेज में रहते हैं कि दूसरे को खुश कैसे करें, चाहे वो खुशी जो है आपको अपने आप की अपनी खुशी को खत्म करके मिल रही हो। अच्छा वजिया, एंड पे मैं यही सवाल करूंगी कि एक बंदे को इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई है इन केस, नाउ व्हाट कैन दे डू, हाउ कैन दे कोप विद इट, क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि एक इंसान बहुत ज़्यादा शटर हो जाता है आफ्टर फेसिंग सच सिचुएशन और बहुत ज़्यादा एक ट्रोमैटिक सिचुएशन हो जाती है उसके लिए। सो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन फॉर दिस? एग्जैक्टली इमोशनल डिपेंडेंसी हर एक को होती है लाइफ में कभी ना कभी, ठीक है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि इमोशनल डिपेंडेंसी जब होती है तो उसमें इंसान की कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, कोई ना कोई फियर होता है जिसकी बेस पे वो डिपेंडेंट हो रहा होता है। तो मैं ये चीज़ ज़रूर अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी, कि वो हमें इनसिक्योरिटी पिक करनी पड़ती है कि हमारा ये फियर आ कहाँ से रहा है। जब हम वो फियर अपने अंदर की वो चीज़ वीकनेस को पकड़ लेते हैं, डेफिनेटली दूसरा हमारी उस वीकनेस से अटैच हो रहा होता है या फ़ायदा ले रहा होता है, सम हाउ इन ह्यूमन नेचर है ये। तो वो आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत हद तक हम इससे बच सकते हैं। ठीक, और इसी के साथ हिना भी पुलाव लेकर आ गई हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। थैंक यू सो मच हिना। मैंने कहा बहुत बातें कर ली, भूख भी बढ़ गई होगी ना। बिल्कुल भूख बढ़ गई है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस एज वेल। लेकिन यहाँ पे एपिसोड का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग तमाम हमारे जो देखने वाले हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। आज आप लोगों ने एंजॉय की है ज़मुर्द पुलाव, जो कि मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। यू मस्ट ट्राई दिस एट होम, स्पेशली बच्चे जो पालक नहीं खा रहे होते, आई वुड अगेन से दैट कि उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड। आप उनको बना के लाजमी ये पेश करें और डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एंजॉय इट, और फिर आप दुआएं देंगे हिना को। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक भी आज हमने डिस्कस किया, एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग की ही क्वेरी पे हमने डिस्कस भी किया है, प्लस वजिया ने बहुत अच्छी तरह इसको पेश भी किया आपके सामने। एक ट्रीटमेंट इसका आपके सामने रखा है कि किस तरह एक डेली रूटीन में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट हाउ टू कोप विद इट। सो आई गेस कि आज की एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी रही होगी, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक, एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए हेल्थ का तड़का।